Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine and happy. Students, we will resume the last theme 3, and it's the lecture number 3rd. An empire across three continents, and it was the Roman Empire from 27 BCE to 7th century. Topic 1. How was the army the important key institution of imperial rule in Roman Empire? imperial यानी रोमन एम्पायर का जो imperial rule था, जो एक साम्राज्यवादी शासन था, उसमें आर्मी कैसे एक महत्वपूर्ण संस्था थी. The Roman had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. यानी रोमन के पास एक प्रोफेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षित सोल्जर्स थे और आर्मी थी, और वो पेड का मतलब उनको एवरी मंथ सैलरी मिलती थी और कम से कम उन्हें 25 ईयर्स सर्विस करनी पड़ती थी, सेवा देनी पड़ती थी. द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वाज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमन एम्पायर. और इस प्रकार ये जो पेड आर्मी थी, ये रोमन एम्पायर का एक विशेषता थी. इट वाज ए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर बाय द 4th सेंचुरी एंड हैड द पावर टू डिटरमाइन. और इस प्रकार ये 4th सेंचुरी तक एक महत्वपूर्ण संस्था बनी रही और ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी एम्पायर में, और इस हेड टू पावर डिटरमाइन, और जो भी पावर या सत्ता होती थी वो आर्मी या सेना ही निश्चित करती थी. एंड द फेट ऑफ एम्परर, यानी एम्परर शासन में रहेगा ये नहीं रहेगा, वो हटेगा, उसका फेट, उसका भाग्य आर्मी के द्वारा ही डिटरमाइन निश्चित किया जाता था. सोल्जर्स वुड ट्रबल फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशंस. और कई बार सोल्जर्स अच्छी सैलरी और अच्छी सर्विस कंडीशन के लिए भी परेशान होते थे. स्टूडेंट्स, टॉपिक 2. व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन इन रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर में टैक्स कैसे लगाए जाते थे. द ग्रेट अर्बन सेंटर्स ऑफ द मेडिटेरियन वर द बेस ऑफ ग्रांड सिस्टम ऑफ द रोमन एम्पायर. जो मेडिटेरियन के आसपास के जो इलाके थे वहीं अर्बन सेंटर थे, और वही एक ग्रांड सिस्टम था रोमन एम्पायर का. यानी सबसे ज़्यादा टैक्स वहीं मिलते थे, पावर वहीं होती थी, और एम्परर भी वहीं रहते थे. इट वाज थ्रू द सिटीज दैट गवर्नमेंट वाज एबल टू टैक्स द रीजनल कंट्री साइड. और इस प्रकार जो सिटी में लोग रहते थे वही ऑफिसर्स होते थे, और वो रीजनल कंट्री साइड माने देश के, यानी जो एम्पायर के अलग अलग आंतरिक भागों में, रिमोट एरियाज में जाते थे, विच जनरेटेड मच ऑफ वेल्थ एंड एम्पायर. और इस प्रकार एम्पायर के लिए वो अधिक से अधिक वेल्थ को जनरेट करते थे और इकट्ठा करते थे, जिससे कि एम्पायर रन कर सके. द लोकल अपर क्लासेस एक्टिवली कोलाबोरेटेड. मैंने लोकल जो अपर क्लासेस थी, अपर क्लास के लोग थे, उन्होंने कोलाबोरेटेड में सहयोग किया विद द रोमन स्टेट, रोमन एम्पायर से, इन एडमिनिस्ट्रिंग देयर ओन टेरिटरीज, जिससे कि वे अपने टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रिंग कर सकें, प्रशासित कर सकें, एंड रेजिंग टैक्सेस फ्रॉम देम, और उनसे टैक्स को कलेक्ट कर सकें. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक 3. हाउ हैड द रोमन्स सर्वाइव्ड देयर लाइव्स ड्यूरिंग फेमाइन. अगर फेमाइन यानी अकाल पड़ता था, लैक ऑफ फूड ग्रेन्स होती थी, तो वो कैसे सर्वाइव करते थे. द फेमाइन फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस हैड क्लियरली डिस्प्लेड फॉर मैन ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड जनरेटिंग इलनेस. रोमन एम्पायर में लगातार कई वर्षों तक कई प्रोविंस में ये क्लियरली डिस्प्ले हुआ है कि वहाँ फेमाइन लगातार आता था, और लोग जब भोजन नहीं मिलता था तो वो कुपोषित भी होते थे, और इस प्रकार वे बीमार रहते थे उसके बाद. सो द सिटी ड्वेलर्स, इसलिए शहरों में रहने वाले, कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इनफ ग्रेन, वे क्या इकट्ठा करते थे, पर्याप्त मात्रा में
भोजन, अनाज फॉर द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। जैसे ही फसल पकती थी, पैदा होती थी, और उसके तुरंत बाद वे इसको कलेक्शन करना शुरू करते थे। कैरीड ऑफ ऑल द व्हीट, और इस प्रकार जितने भी जो व्हीट था, गेहूँ, बार्ले, बीन्स, लेंटिल्स यानी मसूर की दाल, एंड लेफ्ट टू द पीजेंट्स, कुछ पीजेंट्स को छोड़कर, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पल्सेस आफ्टर टेकिंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सिटी। यानी जब सिटीज में लगातार लोग उनका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा था, तो शहर के लोग सिर्फ पीजेंट्स के लिए, जो उनकी नीड्स के लिए अनाज उनके पास छोड़ देते थे, और बाकी सबको वो उनसे बाई कर लेते थे और उस प्रकार शहर में ले आते थे। और इसका रीजन था कि टू कोप विद द फेमाइन से बचने के लिए। आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट वाज लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ विंटर, और इस प्रकार आफ्टर कंज्यूमिंग, और जो भी कंज्यूम उनका जो यूज़ करते थे, और जो विंटर में जो भी कुछ बचता था विंटर सीजन में, द कंट्री पीपल हैड टू रिजोर्ट द अनहेल्दी फूड्स इन द स्प्रिंग। इस प्रकार उनको जब नहीं बचता था तो उनको स्प्रिंग में अनहेल्दी फूड का यूज़ करना पड़ता था, जब भोजन की कमी आ जाती थी। दे आर ट्विग्स, टहनियाँ, पत्तियाँ, शूट्स, तना ऑफ ट्रीज एंड बशेज, झाड़ी, एंड रूट्स ऑफ इनएडिबल प्लांट्स। और इनएडिबल का मतलब ऐसे पौधे जिनको उसको खाया जा सकता था, उसका वो यूज करते थे। टॉपिक फॉर व्हाट वाज द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज इन 3rd सेंचुरी इन रोम। रोम में 3rd सेंचुरी में टिपिकल फॉर्म क्या था मैरिज का? मेल्स मैरिड in their late 20s और अर्ली 30s, लेट 20 में या अर्ली 30 में शादी करते थे, वाइल वोमेन वर मैरिड इन लेट टीन्स और अर्ली 20s में शादी करती थी। देयर वाज एन एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एज ए रिजल्ट देयर वाज इनइक्वलिटी। काफ़ी गैप होता था हस्बैंड और वाइफ में, और इस प्रकार एक प्रकार की इनइक्वलिटी, असमानता होती थी। मैरिज वर जर्नली अरेंज्ड, शादी अरेंज की जाती थी। एंड देयर वाज नो डाउट, और इसमें कोई शक नहीं है कि वोमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड। ये माना जाता था कि जो वोमेन है वो अपने हस्बैंड्स के लिए एक डोमिनेशन है, एक प्रॉपर्टी, संपत्ति है, और वो उनको उनका कहना मानना ही होगा उनके साथ। डाइवोर्स वर रिलेटिवली इजी, लेकिन जो तलाक था वो आसान था। एंड नीडेड टू मोर देन ए नोटिस ऑन ऑफ इंटेंट टू डिसॉल्व द मैरिज बाय ईदर हस्बैंड और वाइफ। अगर किसी को भी हस्बैंड में या वाइफ में किसी को भी इसकी इरादा होता था, इच्छा होती थी कि हम डाइवोर्स करें, तो उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन, एक या नोटिस देनी पड़ती थी। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 5। हाउ वाज द इकोनॉमिक कंडीशन इन अर्ली रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर में क्या कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? द एम्पायर हैड ए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ एक पर्याप्त मात्रा में वास्तविक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचना, ढांचा या मौजूद थी। ऑफ हार्बर्स, हार्बर्स थे यानी सीपोर्ट, माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड यानी ईंट भट्टे, ओलाइव ऑयल फैक्ट्रीज सभी मौजूद थी। व्हीट, वाइन एंड ओलाइव ऑयल, गेहूँ, शराब और जैतून का तेल, वर ट्रेडिड, उसका व्यापार किया जाता था। एंड कंज्यूम्ड इन द ह्यूज क्वांटिटीज़, और इसका बड़ी मात्रा में यूज़ भी किया जाता था। एंड दे केम मेनली फ्रॉम द स्पेन, या तो स्पेन से आते थे या गैलिक प्रोविंसेस से आते थे, नॉर्थ अफ्रीका से आता था, या इजिप्ट, मिस्र से, एंड टू ए लेजर एक्सटेंट, कुछ हद तक इजिप्ट से भी वहाँ काफ़ी कमोडिटीज़ आती थी। इटली वेयर कंडीशंस वर सुटेबल फॉर दीज क्रॉप्स, और इटली में भी काफ़ी फसलें पैदा होती थी।
लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ओलिव ऑयल ट्रांसपोर्टेड, और जितने भी जो वाइन थी या ओलिव ऑयल था, जैतून का तेल या शराब, उनको ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंचाया जाता था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, हाउ वाज लेबर ट्रीटेड इन द रोमन एम्पायर अंडर अगस्टस। अगस्टस का जब रूल था तो उसके अंदर जो लेबर थी, जो मजदूर थे, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था। ड्यूरिंग द reign of Augustus there were still 3 million slaves, 30 लाख गुलाम थे in a total Italian population of 7.5 लोग इटली में रहते थे, और उनमें से 3 मिलियन स्लेव थे। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट, वो एक इन्वेस्टमेंट थे, उनमें मनी को इन्वेस्ट किया जाता था, उनको खरीदा जाता था, ट्रेंड किया जाता था वर्क करने के लिए। एंड लैंड ओनर्स यूज दैम, और जो ज़मीन के मालिक थे उनको यूज़ करते थे इन पर्सपेक्टिव यानी इस परिप्रेक्ष्य में, इस उद्देश्य के लिए, वेयर टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड कि उन्हें बहुत अधिक शक्ति की जरूरत होती थी, एंड और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड, यानी उनकी जो है हेल्थ डैमेज नहीं होनी चाहिए, वे मजबूत शक्तिशाली रहें। तो इस प्रकार लैंड ओनर्स उनका अलग अलग तरीके से डिफरेंटली यूज़ कर सकते थे इन द प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज और द एज ए लेबरर इन द फील्ड्स। दीज कंसिडरेशंस वर नॉट बेस्ड ऑफ एनी सिंपैथी फॉर द स्लेव्स, लेकिन ये जो कंसिडरेशन था ये उनको हेल्थ को ध्यान रखा जा रहा था, या उनके लिए जो लोग कंसर्न थे, चिंतित थे, वो सिर्फ वो किसी सिंपैथी के लिए नहीं थे, उनके कोई इनसे सिंपैथी नहीं थी, कोई भी उनसे सहानुभूति या दया की भावना नहीं थी, बट ऑन हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन, लेकिन ये थी आर्थिक जो गणनाएं थी उन पर आधारित थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल टुवार्ड देयर स्लेव्स, और कई बार जो रोमन अपर क्लासेस अपने स्लेव्स के लिए काफ़ी ब्रूटल यानी क्रूर होते थे, वे मारते पीटते यातना देते थे, भोजन नहीं देते थे, और ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट समटाइम्स शो मच मोर कंपेशन, लेकिन साधारण लोग उनके साथ कोई ज़्यादा कंपेशन या दया की भावना नहीं दिखा पाते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक 7, व्हाट डू यू मीन बाय द अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन माने निरंकुश और सर्वाधिकारवादी शासन क्या था। द रोमन स्टेट वाज एन अथॉरिटेरियन रिजीम, एक सर्वाधिकारवादी निरंकुश शासन था, यानी अथॉरिटेरियन का मतलब जिस पर राजा पर, सम्राट पर, बादशाह पर कोई अंकुश ना हो, कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, और वो जो चाहे वो करे। गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली रेस्पॉन्डेड टू प्रोटेस्ट विद वायलेंस स्पेशली इन द सिटीज ऑफ ईस्ट, यानी अगर वायलेंस होती थी तो उसका हिंसा होती थी तो उसको गवर्नमेंट उसको एड्रेस करती थी अपनी मिलिट्री से। वेयर पीपल वर ऑफन फियरलेस इन मेकिंग फन ऑफ एम्परर, और कई बार लोग एम्परर की मजाक भी उड़ाते रहते थे। यट ए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस, एक मजबूत परंपरा ऑफ रोमन लॉ हैज़ एमर्ज्ड बाय द 4th सेंचुरी तक एक वहाँ मजबूत परंपरा थी, एक अच्छी परंपरा थी। एंड दिस एक्टेड एज ए ब्रेक ऑफ इवन द मोस्ट फियरसम एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू वाट एवर दे लाइक। वो परंपरा ये थी कि कोई भी फियरसम माने वो कितना भी कोई डेंजरस या खतरनाक एम्परर हो, कितना ही क्रूर एम्परर हो, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता था। एंड लॉ वाज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स, और ऐसे भी लॉ मौजूद थे कि जो लोगों के सिविल राइट्स या नागरिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करते थे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मीन्स क्या होता है। पॉलीथीस्ट वाज ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ क्लासिकल वर्ड ऑफ बोथ ग्रीक एंड रोमन का जो क्लासिकल वर्ड था उसमें पॉलीथीस्ट एक परंपरा थी, धार्मिक परंपरा थी। इट इन्वॉल्व्ड ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्ट्स, इसमें बहुत सारे कल्ट्स संप्रदाय धर्म मौजूद थे। दैट इंक्लूड बोथ रोमन एंड इटालियन गॉड्स, इसमें रोमन और इटालियन गॉड्स जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स भी शामिल थे।
उनकी सबकी प्रे होती थी, वर्शिप होती थी। एज वेल एज न्यूमरस ग्रीक एंड ईस्टर्न डेटीज, ग्रीक और ईस्टर्न डेटीज देवता थे, वर्शिप्ड इन द थाउजेंड ऑफ टेम्पल्स, जिनकी हजारों मंदिरों में, श्राइन्स में, सेंचुरीज में, अभयारण्य में पूजा की जाती थी। थ्रू आउट द एम्पायर, पूरे एम्पायर में, पूरे साम्राज्य में। पोलिथिस्ट एंड हैड नो कॉमन नेम और रेबल टू डिस्क्राइब देम, और उनके यानी उनमें ऐसा कोई नहीं था जो कि कोई लेबल टू डिस्क्राइब देम, यानी पोलिथिस्ट एक भगवान की पूजा नहीं करते थे, वो अनेक भगवानों में, अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 9, डिफाइन द टर्म लेट नोबल ब्यूरोक्रेसी। लेट नोबल ब्यूरोक्रेसी क्या थी? द लेट नोबल ब्यूरोक्रेसी रोमन फॉर बोथ हायर एंड मिडिल एक्लोन्स, जो ऑफिसर्स होते थे, जो ब्यूरोक्रेसी यानी जो तंत्र का यानी नौकरशाही का निर्माण करते थे, वाज ए कंपेरेटिवली एफिलेंट ग्रुप, एक तुलनात्मक रूप से प्रभावशाली समूह था। बिकॉज इट ड्रू द बल्क ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड, क्योंकि इनको गोल्ड में सैलरी मिलती थी, एंड इन्वेस्टेड मच ऑफ दिस और इन बाइंग ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी, और ये ज़मीन खरीदने में इस प्रॉपर्टी का, इस गोल्ड का यूज़ करते थे। देयर वाज ए कोर्स ऑफ ग्रेट डील ऑफ करप्शन, इस प्रकार वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार था, स्पेशली इन जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा करप्शन था, एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाईज, और दूसरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन में था, जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, वो था मिलिट्री सप्लाईज, यानी सैनिकों के लिए जो सप्लाई जाती थी उसमें भी काफ़ी करप्शन था। द एक्सटोर्शन ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रीड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर वर कॉमन, और इस प्रकार जो ये एक्सटोर्शन यानी फिरौती धनापहरण करते थे, ये ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह, ऑफिसर्स, एक्लोन्स जिन्हें बोला जाता था, एंड ग्रीड, और साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो भी, उनमें भी काफ़ी लालच होता था, इसलिए वहाँ करप्शन लगातार फ्लरिश हो रहा था। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 10, वेयर वर बारबेरियंस, हु वर बारबेरियंस, बारबेरियन कौन थे? द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबंडन मच ऑफ द टेरिटरी, यानी रोमन्स ने बहुत सारी अपनी जो उनकी टेरिटरी थी उन्हें छोड़ना पड़ा था, क्षेत्र को, अपनी जगह को, बियॉन्ड द डैन्यूब, डैन्यूब के पार दूसरी तरफ जितनी भी जमीन थी उनको छोड़ना पड़ा। वाइल द एम्परर्स ऑफ दिस पीरियड वर कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड, लेकिन एम्परर जो है ऑफ दिस वर, वो लगातार फिर भी जब लड़ाई के मैदान में थे तो उन्हें काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ी। अगेंस्ट वाट द रोमन्स कॉल्ड बारबेरियंस, इसलिए जिन लोगों से ये लोग युद्ध हार गए उन्हें बोलते थे बारबेरियंस, यानी अनसिविलाइज्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, नाउ सम क्वेश्चंस, following are some questions, write the answer in your notebook. How was the term the army the important key institution of imperial rule in Roman Empire? What was the policy of taxation in the Roman Empire? How had the Romans survived their lives during famine? What was the typical form of marriage in 3rd century in Rome? How was the economic condition in early empire? How did the labor treated in the Roman Empire under Augustus? What do you mean by the authoritarian regimes? What do you mean by the polytheist? And define the term late noble bureaucracy. Who were barbarians? Students, all these are short questions. Thank you very much.